प्यारे बच्चों, बिहार पुलिस के लिए महावीर बैच का ये चौथा क्लास है। 3 क्लास ऑलरेडी जा चुका है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन जो संस्था से जाए वह तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। प्यारे बच्चों, जब तक बिहार पुलिस का आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, त्रिशूल संस्थान आपके साथ बना रहेगा और जो 21,391 वैकेंसी का जो बाढ़ आया है, मैं वादा करता हूं, जो बच्चे शुरू से क्लास को देखकर नोट्स बनाकर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उनको यार इसमें जगह जरूर मिलेगा। बच्चों, त्रिशूल संस्थान चैनल पर महावीर बैच का बिहार पुलिस 2023 करके आपको यार प्लेलिस्ट बना हुआ है और जो भी क्लास बिहार पुलिस संबंधित गया है वह प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, अगर आप बिल्कुल सफल होना चाहते हैं, इसमें अपना स्थान बनाना चाहते हैं, तो यार क्लास नंबर 1, 2 और 3 और साथ साथ में यार एक टेस्ट भी है, उसे आप ज़रूर देखें और नोट्स बनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जग चुके हैं और अभी आपको जगना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल लक्ष्य को साध कर अपने घर में अपने लिए एक माहौल बनाइए। और जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं, घर में माहौल नहीं बन रहा है, तो बच्चों, संस्था में बिहार पुलिस के लिए आपका ऑफलाइन बैच 19 तारीख से प्रारंभ है। आज शाम से उसका यार पहला क्लास है और इस पूरे महीने आपको यार बेसिक पर चलेगा और 1 जुलाई से वह क्लास कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसमें आप शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए संस्था का एडमिशन फीस माफ़ है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का आपका पहला प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस महाजनपद में था। बच्चों, आपने अगर प्रीवियसली क्लास किया है और जो नहीं किए हैं वो क्लास जरूर कर लीजिए, क्योंकि 3 ही तो क्लास हुआ है बच्चों। अगर 3 क्लास आप कर लेंगे पीछे वाला, तो अप टू डेट रहेंगे और आपको यार पढ़ने में बड़ा ही मज़ा आएगा। तो बच्चों, भारत में आपको महाजनपद कितने थे? तो 16। और इस 16 महाजनपद में एक महाजनपद आपको यार गंधार भी था। बच्चों, जब यार महाजनपद की हम बात करेंगे तो प्रीवियस क्लास में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि भारत के 16 महाजनपद में जो सबसे मजबूत महाजनपद था, सिर्फ यार इस जो क्वेश्चन है उसके इर्द गिर्द के पूरे थीम को समझना है, ताकि एक क्वेश्चन को डिस्कस करें और 25-30 क्वेश्चन हमारा हो जाए। तो बच्चों, ये 16 महाजनपद में आपको सबसे मजबूत मगध था, क्योंकि देखो यार मगध, और मगध को दहेज के रूप में मिल गया था क्या? तो इधर यार काशी, और मगध ने आपको यार इधर अंग को जीत लिया था, और गंगा उस तरफ आपको यार लिच्छवी को भी जीत लिया था। तो बच्चों, मगध महाजनपद इस 16 महाजनपद में सबसे मजबूत और सबसे तंदुरुस्त था। अब आप कहिएगा कि सर, प्रश्न आपका है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस महाजनपद में था, तो यार हमें तो यार फट से कह देना चाहिए था गंधार। फट से यहाँ पर किस चीज को टिक कर देना चाहिए था? गंधार को, क्योंकि तक्षशिला विश्वविद्यालय गंधार महाजनपद में था। लेकिन यार इतिहास के कहानियों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक यार बच्चों यार रट के इसको आप दिमाग में बैठा नहीं सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा बात को समझते हैं। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो मगध। बच्चों, मान लो यार ये इंडिया का बाउंड्री है
आज वर्तमान इंडिया का ये बाउंड्री है। और इंडिया के इस साइड यार आपको पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में ही आपको यार गंधार महाजनपद था। पाकिस्तान में ही गंधार महाजनपद था, और गंधार महाजनपद की जो राजधानी थी, गंधार महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी आपको यार तक्षशिला। और आप जानते हैं कि तक्षशिला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है। आज तो हमारे देश में नहीं है, लेकिन यार 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान भी तो भारत का हिस्सा था। तो क्या दिमाग में आपको रखना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय आपको किस महाजनपद में है, तो गंधार, और गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ, तक्षशिला। और उस समय भारत का यार सबसे मजबूत महाजनपद कौन था, तो आपको यार गर्व के साथ कहना है मगध, है ना जी, हमारा मगध। अब देखो कहानी क्या है बच्चों, कहानी ये है कि मान लो यार कि इस साइड यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है यार यूनान। चलिए इस पेज पे आ जाते हैं। एक देश है जिसका नाम है यूनान। यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है यूनान। मान लो ये इंडिया, मान लीजिए ये इंडिया का यार बाउंड्री लाइन, इधर पाकिस्तान, इधर यार गंधार महाजनपद, जिसकी राजधानी मैंने आपको बताया है कहाँ है, तक्षशिला। और इधर गंगा नदी, और सबसे मजबूत महाजनपद कौन, मगध। लेकिन यार यहाँ पर एक देश है, इस देश का हमारे इतिहास पर बड़ा ही रोल है, तो इस देश के बारे में हमें समझना है। यहाँ जो देश है, जिस देश का नाम है यार यूनान। और बच्चों यूनान में एक जगह है यहाँ पर छोटा सा, इस जगह का नाम है आपको यार मकदूनिया। मकदूनिया जैसे ही नाम आया होगा तो चेला के दिमाग में ये बात आया होगा कि मकदूनिया का बात अगर गुरुजी कर रहे हैं, मकदूनिया का बात कर रहे हैं, तो बात होने वाला है सिकंदर का। तो बच्चों सिकंदर महान जिसे हम कहते हैं, तो सिकंदर आपको कहाँ पैदा हुआ था, मकदूनिया। और मकदूनिया कहाँ है, यूनान। बच्चों आपको ध्यान देना है कि सिकंदर के पिता का नाम, सिकंदर के जो पिता थे वो थे यार फिलिप, फिलिप सेकेंड। बच्चों सिकंदर के पिता कौन, फिलिप। सिकंदर की जो माता थी ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम था ओलंपियास। और प्यारे बच्चों सिकंदर के जो गुरु थे, सिकंदर के जो गुरु थे उनका नाम था अरस्तु। और अरस्तु को हम लोग जीव विज्ञान के पितामह भी कहते हैं। तो आपने क्या जाना सिकंदर के बारे में? देखिए सिकंदर इससे रिलेटेड है, और ये मगध से रिलेटेड है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इस रिलेशन को जब हम पकड़ेंगे और समझेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में मक्खन की तरह हर चीज़ बैठ जाएगा। तो आपने सिकंदर के बारे में क्या जाना कि सिकंदर, यहाँ से अगर हमें नोट्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे कि सिकंदर यूनान के मकदूनिया का था। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय और सिकंदर की माता का नाम ओलंपियास था। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि सिकंदर के गुरु आपको कौन थे? अरस्तु। और चौथा पॉइंट में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि अरस्तु को जीव विज्ञान के पितामह कहा जाता है। मुझे पूरा विश्वास है। देखो बच्चा, एक क्लास में रिकॉर्डिंग आपको इसलिए डालता हूँ ताकि यार कहीं से कोई छूटे नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल आपको यार फील करके आपको पढ़ा रहा हूँ कि मेरा बच्चा जो सीरियस है,
इसको सीरियसली लेके पढ़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। यहां से थोड़ा सा और चीज को समझना है। देखिए, सिकंदर के गुरु तो अरस्तु थे, लेकिन बच्चों अरस्तु के गुरु, ये जो अरस्तु हैं, इनका गुरु आपको यार प्लूटो थे। और यार प्लूटो के गुरु का जब बात किया जाए, प्लूटो के गुरु का जब बात किया जाए तो बच्चों प्लूटो के गुरु थे आपका सुकरात। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, और प्लूटो के गुरु कौन है? सुकरात। लेकिन सिकंदर यूनान के मकदूनिया का है, पिता फिलिप और माता ओलंपियास हैं जी। लेकिन यार देखो, सिकंदर बचपन से ही जुनूनी व्यक्ति था। बचपन से ही वह पूरे दुनिया पर फतह करना चाहता था। जब सिकंदर 6 साल का था, मात्र 6 साल का था, तो अपने गुरु अरस्तु से पूछा कि गुरुजी कृपया करके बताएं कि सफल होने का रास्ता क्या है। सिकंदर अपने गुरु अरस्तु से पूछता है कि गुरुजी बताएं कि सफल होने का रास्ता क्या है। अब अरस्तु यार कोई आम आदमी तो नहीं है, बहुत ही महान गुरु हैं। अरस्तु मुस्कुराते हैं और कहते हैं यार कितना छोटा सा बच्चा, और अभी से ही देखो यार सफलता का इसके अंदर कितना भूख है। अब अरस्तु उन्हें कहते हैं कि बेटा सफलता का रास्ता तो बताएंगे, लेकिन कल सुबह नदी के किनारे आपको आना पड़ेगा। और अरस्तु ने टाइम दिया सुबह 4 बजे का, और सिकंदर इतना उत्साही था, वो समझ रहा था कि आज तो हमको यार सफलता का मार्ग मिल ही जाएगा। सिकंदर यार 3 AM सुबह 3 बजे पहुंच गया और गुरु के इंतजार में है, और गुरु भी भयंकर। अब 4 बजे पहुंचना था तो सिकंदर को और तड़पाया, और गुरुजी वहां पहुंचे यार 5 बजे। वो देखना चाहते थे कि यार इसके पास पेशेंस है कि नहीं, धैर्य है कि नहीं, लेकिन सिकंदर को यार सफलता का मार्ग जानना था। सिकंदर वहां रुका और गुरु वहां आए और कहें कि साथ साथ चलो। अब दोनों गुरु चेला साथ साथ चल रहे हैं, और जहां पर नदी की ज़्यादा गहराई थी, गुरुजी ने यार सिकंदर को नदी में ढकेल दिया और बाल पकड़कर डुबाने लगे। एक काम तब तक चलता रहा चेला, जब तक यार गुरुजी समझ गए कि अब ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये सिकंदर का जान नहीं बचेगा। बाल पकड़ के बाहर निकालें। सिकंदर भी हतप्रभ कह रहा है कि सर, गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, आपसे मैंने यार सफलता का राज पूछा और आपने तो यार मेरा प्राण लेने का ही विचार कर लिया। तो अरस्तु कहते हैं कि बेटा, जो कृत्य मैंने किया उसी में सफलता का मार्ग छुपा हुआ है। सिकंदर पूछता है कैसे? गुरु पूछते हैं कि जब तुम पानी के अंदर गए तो सबसे ज़्यादा तुम्हें किस चीज़ का ज़रूरत पड़ा? सिकंदर कहता है कि पानी के अंदर हवा की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी। तो गुरु ने फटाक से कहा कि बेटा, जिस दिन तुम्हारी सफलता, इस ऑक्सीजन इतनी कीमती हो जाएगी, दुनिया में तुम्हें कोई भी सफल होने से रोक नहीं सकता है। और ये बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस दिन आपका लक्ष्य, उस ऑक्सीजन इतना कीमती हो जाएगा, जान प्राण का बात आ जाएगा, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो सिकंदर के बारे में क्या क्या जाना चेला? मकदूनिया, यूनान, ओलंपियास माता, राजा फिलिप पिता, अरस्तु गुरु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, और प्लूटो के गुरु सुकरात। चलिए आते हैं नेक्स्ट बात पर। बच्चों, पिता के मृत्यु के बाद 356 ईसा पूर्व में 356 ईसा पूर्व में सिकंदर गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठने के बाद इसके दिमाग में यार सुर सवार हो गया कि हमें
पूरे यार दुनिया को जीतना है, दुनिया का सरताज कहलाना है। और चल दिया यार अपना काफिला लेकर, है ना। कहानी बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी तो कंटेंट भी होना चाहिए। अब देखो यार ये भारत का बाउंड्री, यहाँ देखो है, और यहाँ पर आपको यार कौन महाजनपद, इधर देखो इस साइड पाकिस्तान में गंधार, और गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ, तक्षशिला। और इधर सबसे मजबूत कौन है, भारत में 16 महाजनपद था, इस 16 महाजनपद में आपको यार सबसे मजबूत महाजनपद कौन था, मगध। और मगध क्यों मजबूत था, ये प्रीवियस क्लास को आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक आचार्य थे, है ना जी, जिनका संबंध मगध से ही था। ये जो आचार्य थे इनका संबंध मगध से ही था, मगध ही इनकी जन्मभूमि थी। और ये आचार्य का नाम था चाणक्य। क्या नाम था, चाणक्य, जिसे हम कहते हैं कौटिल्य भी, जिसे हम कहते हैं कौटिल्य। और ये चाणक्य का असली नाम था बच्चों विष्णु गुप्त। चाणक्य का असली नाम था, रियल नाम था विष्णुगुप्त। तो प्रश्न बना कि कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त किस विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, कहाँ वो शिक्षा देते थे, तो आप फट से कहिएगा कि तक्षशिला में। अब चाणक्य बहुत ही पॉलिटिकल और बहुत ही शार्प आदमी थे। अब देख रहे हैं कि सिकंदर अपना दल बल के साथ ये नहीं आ रहा है। सिकंदर दुनिया विजय का मतलब समझ रहा है कि भारत का विजय, भारत जीत लिए तो दुनिया जीत लिए। प्यारे बच्चों, भारत का बड़ा ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। एक ज़माना ऐसा था कि दुनिया का यार 35 से 40% जो धन था वो सिर्फ अकेले यार भारत में था। तो सिकंदर इधर से यार आपको यार ईरान, पर्सिया, इधर से यूनान में ग्रीस, ईरान, पर्सिया, सऊदी अरब जीतते जीतते इधर की तरफ आ रहा है। तो चाणक्य के दिमाग में जा रहा है कि अगर सिकंदर भारत में प्रवेश कर गया तो पूरे भारत को रौंद देगा, पूरे भारत को रौंद देगा। और चाणक्य के दिमाग में यह भी आ रहा है कि भारत में यार कितने महाजनपद हैं बच्चों, 16 महाजनपद। सिकंदर, है ना, चाणक्य के दिमाग में भी आ रहा है कि भारत में यार 16 महाजनपद है। और ये 16 महाजनपद जब आपस में मिल जाएंगे तो सिकंदर का कोई बस यहाँ नहीं चलेगा। अब 16 महाजनपद में सबसे मजबूत कौन है बच्चा, मगध। अरे सबसे मजबूत कौन, मगध। मान लो यार तुम्हारे गांव में भाई सबसे कमजोर आदमी को कहो कि सबको जोड़ के ले आओ, असंभव है। लेकिन गांव का सबसे दबंग आदमी, आपके इलाका का सबसे दबंग आदमी भीड़ जमा कर लेगा और सबको एक साथ कर लेगा। तो ये 16 महाजनपद सब आपस में लड़ते थे। इस 16 महाजनपद को एक कौन कर सकता था, तुम्हारे दिमाग में आया होगा, मगध। कौन कर सकता था, मगध। और प्यारे बच्चों, मगध में उस समय नंद वंश का शासन था। और नंद वंश का शासन था, और नंद वंश में जो मगध का राजा था उस समय वो था घनानंद। घनानंद, समझें। और नंद वंश का स्थापना, नंद वंश का स्थापना नंद वंश का स्थापना आपको किया था महापद्मनंद। प्यारे बच्चों, प्रीवियस जो क्लास गया है उसमें मैंने आपको हर्यक वंश और शिशुनाग वंश के बारे में बेसिक जानकारी दिया था। तो शिशुनाग वंश के बाद मगध में नंद वंश आता है, और नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। और जब सिकंदर भारत में आक्रमण किया तो यार नंद वंश का राजा कौन था, घनानंद। नंद वंश का राजा कौन था, घनानंद। अब सिकंदर भारत की तरफ अग्रसर है,
अब ये चाणक्य हैं, इनको यार कहाँ जाना चाहिए? कौन सबसे ताकतवर है जो पूरे हिंदुस्तान को एक कर सकता है? वो है मगध। और आपको जो चाणक्य हैं, मगध के सम्राट आपको यार घनानंद के पास पहुंचे। कौन? चाणक्य। पर घनानंद कौटिल्य चाणक्य का बात सुनने के जगह उन्हें तिरस्कृत किया, उन्हें बेइज्जत किया, और गए थे क्या सोचकर, और बाहर निकले क्या इरादा लेकर। जब बाहर निकले तो चाणक्य के दिमाग में चलने लगा कि एकदम घटिया राजा है, हमको इससे बदला लेना है, और भारत में ऐसा राजा हमको तैयार करना है जो अखंड भारत पर राज कर सके। और आगे जाकर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया। लेकिन लौटते हैं हम लोग सिकंदर के पास। सिकंदर वाला काम तो घनानंद नहीं कर पाया, तो सिकंदर बेचा। करते करते यार यहाँ गंधार पहुंच गया। और बेटा बच्चों, गंधार में उस समय राजा थे आपको यार आम्भी, और थे इनके बारे में बोलना बेकार है, था आम्भी। अब सिकंदर आया तो आम्भी यार फट से सिकंदर का पैर पकड़ लिया, सरेंडर कर दिया। कहा कि भाई सिकंदर जी, आप तो इतना जीतते हुए आ ही रहे हैं, पूरा भारत में आपको जीतने में मदद करूंगा, मैं पूरा गद्दारी करूंगा, आपके साथ रहूंगा, सबका भेद खोलूंगा, है ना जी, हमको थोड़ा बख्श दीजिए। चलो भाई, फिलहाल के लिए तो सिकंदर उसको बख्श दिया। और सिकंदर गंधार से आगे बढ़ा, और यहाँ पर था बच्चा झेलम नदी, जिसे हम लोग पुराने जमाना में कहते थे बतिस्ता। और इस नदी को यूनानी लोग कहते थे हाइडे स्पीच, हैं जी। तो सिकंदर यहाँ पर 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, देखो गद्दी पर बैठा था कब? 356 ईसा पूर्व में, और भारत पहुँचने में लगा दिया 20 साल। 326 ईसा पूर्व, और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने युद्ध लड़ा। झेलम का युद्ध इसे कह दें, इसे बतिस्ता का युद्ध कह दें, इसे हाइडे स्पीच का युद्ध कह दें। और यह युद्ध सिकंदर लड़ा यार पोरस के साथ। तो झेलम, हाइडे स्पीच या बतिस्ता का युद्ध कब हुआ? 326 ईसा पूर्व। किसके किसके बीच? सिकंदर और पोरस। लेकिन भैया सिकंदर के भारत के साथ गद्दारी करने वाला, सिकंदर का साथ देने वाला, गद्दारी करने वाला राजा कौन? आम्भी। और आम्भी कहाँ का राजा था प्यारे बच्चों? गंधार का। आम्भी कहाँ का राजा था? गंधार का। अब देखो क्या है, सिकंदर का जो सैनिक है भाई, 356 20 साल से हम सेना के लेके घूम रहे हैं, मारकाट मचवा रहे हैं। तो सिकंदर का सैनिक लड़ते लड़ते मानसिक तौर पर थक गया, क्योंकि सबको घर की आवश्यकता है। आप कहीं भी चल जाइए कमाने अकेले, और सारा यार माँ बाप भाई बहन आपका सारा परिवार घर पर है, तो यार एक समय बाद ना आपकी धरती आपको बुलाएगी। आपकी माता का याद आपको आएगा, आपके गांव का यार बगीचे का याद आएगा, मंदिर का याद आएगा, मस्जिद का याद आएगा, आपको अपने जन्मभूमि का याद आएगा। तो सिकंदर का सैनिक अब डिमोरलाइज है और कह रहा है कि मालिक अब लौटिए। पर सिकंदर तो कह रहा है कि नहीं लौटूंगा, हमें तो यार पूरा ही दुनिया पर कब्जा करना है। और सैनिक कह रहा है कि अब हमसे लड़ाई ना होई। और उसी बीच देखो क्या हो गया कि जैसे ही यार झेलम नदी को पार किया सिकंदर, तो आगे आ गया यार ब्यास नदी। और बच्चों उस समय यार बरसात का समय था और इसमें आया हुआ था बाढ़। अब नदी कैसे पार करें? जब तक नदी पार नहीं होगा तो कैसे भारत में प्रवेश करेंगे? और तुम तो जानते ही हो कि भारत यार विषैला मच्छर के लिए प्रसिद्ध है।
और सिकंदर के सैनिक को मच्छर का आदत रहे नहीं। अब यहाँ पर यार बरसात के समय में तरह तरह का कीड़ा मकोड़ा और मच्छर इतना काटा कि उसके सेना में यार मलेरिया फैल गया, उसके सेना में आपका प्लेग फैल गया, और लास्ट में सिकंदर डिमोरलाइज होकर आपको यार ब्यास नदी के किनारे से लौट गया। और फाइनली सिकंदर के बारे में जानना है कि ये जगह है ईरान, और ईरान में जगह है यार बेबीलोन। कौन जगह है? बेबीलोन। तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में ईरान के बेबीलोन में हुआ। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन में क्या क्या नोट्स बनाएंगे। पहला, सिकंदर यूनान के मकदूनिया का रहने वाला था। दूसरा पॉइंट, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय और माता का नाम ओलंपियास था। तीसरा पॉइंट, सिकंदर के गुरु अरस्तु और अरस्तु के गुरु प्लूटो और प्लूटो के गुरु सुकरात थे। चौथा पॉइंट, सिकंदर 356 ईसा पूर्व में पिता के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। अगला पॉइंट, तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है जो गंधार पाकिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट, कौटिल्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र पढ़ाते थे, और कौटिल्य चाणक्य का बात आ गया तो एक पॉइंट और लिखेंगे। कौटिल्य चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर बहुत ही फेमस पुस्तक लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य चाणक्य थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कौटिल्य चाणक्य का संबंध मगध से था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सिकंदर को भारतीय राजा जिसने मदद किया वो राजा आम्भी गंधार का राजा था। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, सिकंदर जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में मगध पर नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया था। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के गद्दी पर घनानंद बैठा था, घनानंद। और प्यारे बच्चों लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि सिकंदर ब्यास नदी के किनारे से भारत से लौट गया। और उसके नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ। तो प्यारे बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका यार सटीक नोट्स बनाएंगे। वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स बनाते जाइए। जो नोट्स बच्चा खुद से तैयार करता है वो वही नोट्स उसको यार एग्जाम में साथ देता है। तो गहरी सांस लीजिए और अपने आप मन में प्रण कीजिए कि आपको इस बार 23,391 में एक जगह तो बनाना ही है, क्योंकि भाई रिटर्न का रिजल्ट तो यार इससे 5 गुना करीब 1,06,000 आएगा बच्चों, क्योंकि फाइनल मेरिट तो आपका बनना है फिजिकल पर। तो हो जाइए सीरियस, हो जाइए बिल्कुल यार, वर्दी के प्रति दीवानगी अपना बढ़ाइए। मुझे पूरा विश्वास है जो बच्चा यार शुरू से ये क्लास देखेगा तो यहाँ तक पक्का पहुँचेगा। तो प्यारे बच्चों आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। अभी भाई जून में नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, और अमेरिका ऐसे ही नहीं जा रहे हैं। अमेरिका बड़ा चालाक देश है, दुनिया में सब देश से लड़ाई लगवाता है अमेरिका। क्यों? क्योंकि जब युद्ध होगा तो हथियार का ज़रूरत पड़ेगा, और हथियार का ज़रूरत पड़ेगा तो अमेरिका यार हथियार बनाने में दुनिया में सबसे आगे है। तो भारत MQ-9B प्रीडेटर नामक ड्रोन अमेरिका से खरीद रहा है। किस देश से खरीद रहा है? अमेरिका से, हैं जी। और कितने ड्रोन खरीद रहा है? 31 ड्रोन खरीद रहा है।
भैया ये भयंकर ड्रोन है। समझ लो कि ये ड्रोन जब भारतीय सेना में शामिल होगी तो हमारी ताकत ना दुगना हो जाएगा। क्या क्या खासियत है इस ड्रोन में? ड्रोन मतलब कि यार जिसमें पायलट ना हो, कोई पायलट ना। लेकिन ये ड्रोन कोई हल्का फुल्का ड्रोन नहीं है भैया। ये ड्रोन 2500 केजी 2500 केजी है ना जी, आपको बारूद मिसाइल कुछ भी लोड करके चल सकता है। और लगातार 41 किलोमीटर तक, लगातार 41 घंटा तक, किलोमीटर तो करीब यार 11,000 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है ना जी। और ऊंचाई पर कितना जा सकता है ये ड्रोन? 50,000 फीट तक ये ऊंचा जाएगा, है ना जी भाई। 50,000 फीट तक ऊंचा, और ऊंचाई से सारा एक्टिविटी वो देख रहा है। और जहां खतरा देखेगा वहीं से गाइडेड मिसाइल मारेगा और दुश्मन का यार छक्के छुड़ा देगा। तो भारत के पास ये ड्रोन आएगा तो भारत को पाकिस्तान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और चाइना जो उससे भी डेंजर है, जो उससे भी खतरनाक बना हुआ है, ये सबको यार अस्थिर करने के लिए ये ड्रोन की आवश्यकता है। तो आपको याद रखना MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन भारत आपको यार अमेरिका से खरीद रहा है 31। प्यारे बच्चों, हम लोग ने अभी हाल में ही फ्रांस से आपको यार फाइटर प्लेन खरीदा है जिसका नाम है राफेल। बच्चों, ऐसा नहीं है कि भारतीय फौज के पास आपको ड्रोन नहीं था, ड्रोन था। और हमारे फौज के लिए ये ड्रोन बनाने का काम मोस्टली जो आपको करता है वो करता है यार DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO ने भारतीय फौज के लिए जो पहला ड्रोन बनाया उसका नाम था यार निशांत। और भी भारत में अभी चर्चित ड्रोन है रुस्तम। तीसरा लिख लीजिए नेत्रा। बच्चों, तो निशांत, रुस्तम, नेत्रा जो ड्रोन है इसको भारत ने स्वयं बनाया। इसकी क्षमता इतनी नहीं है, ये सब यार 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 20,000 फीट जाते जाते सरेंडर। लेकिन ये वाला जो चीज़ आ रहा है भैया सीधे 2500 केजी का तो लेके चलेगा मिसाइल, मतलब 10-20 को मिसाइल ले चलेगा, और 41 घंटा तक लगातार, और 11,000 किलोमीटर तक मतलब कि खेला करके आ जाएगा। अभी हाल में ही अमेरिका ने अफगानिस्तान के यार एक आतंकवादी का हत्या किया, उसका नाम था अल जवाहरी, है ना जी। और इसी MQ-9B प्रीडेटर से अल जवाहरी मिल ही नहीं रहा था। और खोजते खोजते भाई अमेरिका खोज ही लिया, और खोजने के बाद ये बात पता चला कि भाई दिन भर तो यार कमरा में बंद रहता है, पर यार सुबह है ना बाहर निकल के इसको यार बरामदा में ब्रश करने का आदत है। और सुबह निकलता है, मान लो यार कि 7 से 8 बजे के बीच पक्का निकलेगा। पहले ही से ड्रोन तैयार है, ये भाई साहब निकले यार ब्रश करने के लिए, है ना। और ड्रोन में ऐसा मिसाइल लगाया था कि जिसमें यार आपको बारूद नहीं था, ब्लेड लगा हुआ था, चारों तरफ से ब्लेड लगा हुआ था कि आवाज़ भी ना हो। जैसे ही आया ड्रोन छोड़ा गया, अल जवाहरी का चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया, और घर में जो लोग थे उनको भी पता नहीं लगा, इतना सटीकता से वार हो गया उस पर। तो आज का जो युद्ध है टेक्नोलॉजी पर है, और टेक्नोलॉजी ग्राउंड पर भारत खरीद रहा है अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर। तो प्यारे बच्चों देखिए यार, पसीना पिछला 4-5 दिन से जिस समय ये क्लास रहता है उसी समय बिजली चला जाता है, और यहाँ का जो AC है वो बंद हो जाता है। और आपके लिए भाई प्रतिदिन क्लास देने का वादा किए हैं कि जब तक बिहार पुलिस आपका कंप्लीट नहीं होता है आपके साथ मैं बना रहूँगा। तो मैं तो बना हूँ, लेकिन यार आपको भी
आपका भी फर्ज बनता है कि आप त्रिशूल संस्थान के प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा यार अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने गरीब बहनों तक पहुंचाइए, अपने गरीब भाइयों तक पहुंचाइए, ताकि यार जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो ये पसीना निकल रहा है, वो सार्थक हो जाए। प्रश्न है फिजिक्स से कि प्रकाश के किस तरंग में आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। प्रकाश के किस तरंग में आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। देखो उपरोक्त जितने भी आंसर हैं उसमें आपका यार एक्सरे होगा, लेकिन प्यारे दोस्त क्यों ना इस चीज़ को हम लोग यार कॉन्सेप्ट बाय अच्छा से समझ लें, ताकि यार कभी कोई मिस्टेक ना हो। तो आइए इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहला चीज, प्रकाश आपको यार अयांत्रिक, प्रकाश अयांत्रिक तरंग है। तो स्टार देके लिखेंगे कि प्रकाश अयांत्रिक तरंग है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, पहला पॉइंट कि प्रकाश अयांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग भी सिखाएंगे बच्चों, ध्वनि तरंग यांत्रिक है, लेकिन प्रकाश अयांत्रिक तरंग है। और कौन सा चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्यारे बच्चों, जो प्रकाश अयांत्रिक तरंग है, इसका जो स्वभाव है यह अनुप्रस्थ है। लेकिन ध्यान रखेंगे, पूछ दे कि प्रकाश कैसा तरंग है और अनुप्रस्थ भी ऑप्शन में रहे और विद्युत चुंबकीय भी ऑप्शन में रहे, तो प्यारे बच्चों कहाँ ठोकना है? विद्युत चुंबकीय तरंग पर ठोकना है। स्वभाव अनुप्रस्थ है ना, लेकिन तरंग कौन सा है? विद्युत चुंबकीय तरंग। आप समझेंगे इस चीज को, तो आइए थोड़ा सा पीछे और इसको और समझिए। देखिए, प्रकाश तरंग के 7 तरंग हैं। कितने तरंग हैं? 7। और ये 7 तरंग में प्यारे बच्चों, पहला जो तरंग है इसका नाम है यार गामा। दूसरा का जो नाम है उसका है यार एक्सरे। तीसरा तरंग जो बच्चों है उसका नाम है यार अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी। चौथा अवरक्त। चौथा दृश्य प्रकाश। और 5वां आपको यार अवरक्त। 6ठा सूक्ष्म कण। और 7वां रेडियो तरंग। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश के कितने तरंग हैं? 7। ये नहीं कि लाल पीला हरा करने लगिएगा, वो तो रंग है दृश्य प्रकाश का। लेकिन प्रकाश कितने तरंग से बना है? 7। सबसे ऊपर गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, फिर क्या? दृश्य प्रकाश, अवरक्त, सूक्ष्म कण, रेडियो तरंग। बच्चों, जो सबसे ऊपर मैंने लिखा है गामा, इसकी यार आवृत्ति सबसे ज्यादा, आवृत्ति सबसे ज्यादा। ठीक है बच्चा? अब देखो, जैसे जैसे हम लोग नीचे आए हैं वैसे वैसे आवृत्ति घटते गया है। मतलब गामा से थोड़ा कम आवृत्ति एक्सरे का, एक्सरे से थोड़ा कम आवृत्ति पराबैंगनी किरण का,
पराबैंगनी किरण से थोड़ा कम आवृत्ति दृश्य प्रकाश का, दृश्य प्रकाश से थोड़ा कम आवृत्ति अवरक्त किरण का, और सबसे कम आवृत्ति किसका बच्चों? तो रेडियो तरंग का। सबसे कम किसका? रेडियो तरंग का। अब यहाँ से आपको क्या समझना है? समझना है बच्चों, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसमें यार ऊर्जा भी ज़्यादा होगा, है ना जी। जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसमें ऊर्जा भी ज़्यादा होगा, पर तरंग दैर्घ्य कम होगा। जान लो, क्या आवृत्ति के उल्टा चलेगा तरंग दैर्घ्य। अगर गामा की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है तो गामा का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है ना बच्चा। अब खुद दिमाग लगाओ कि भाई किसकी आवृत्ति सबसे कम इसमें, तो तुम कहेगा सर एकदम चटनी हो गया, ये तो रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम। तो रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम, तो रेडियो तरंग का ज़्यादा क्या? तरंग दैर्घ्य। कहेगा कि किस तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, तो आप लाल नहीं लगा दीजिएगा। रंग का बात करें तो लाल कहिएगा, और तरंग का बात करें तो आप क्या कहेंगे? रेडियो तरंग, क्योंकि रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम। अब देखो यहाँ से कितना क्वेश्चन बना। अब जितने ही सातों तरंग हैं, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश, ऐसा भी किया जाता है, इसमें से कोई एक निकाल देगा, कहे अवरक्त किरण कैसा तरंग है, दे देगा यार यांत्रिक, अयांत्रिक, हैं जी। अनुप्रस्थ, तो क्या कहोगे? अयांत्रिक। अयांत्रिक मतलब क्या? विद्युत चुंबकीय। तो सातों के सातों तरंग अयांत्रिक तरंग हैं, अयांत्रिक तरंग हैं, या इसे ही क्या कह रहे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसे ही हम कह रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो चलिए, इससे बहुत सा प्रश्न बना। अब मान लीजिए यार कि 4 को निकाल दे आपको यहाँ से कोई भी, तो फट से पकड़ लीजिएगा सीरीज कि गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण, सूक्ष्म कण और रेडियो तरंग। गामा की आवृत्ति सबसे ज़्यादा, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा उसमें ऊर्जा भी ज़्यादा, लेकिन यार जिसमें आवृत्ति ऊर्जा ज़्यादा उसमें तरंग दैर्घ्य कम। तो पूछे कि किस तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, तो आप कहेंगे गामा। लेकिन किस तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, तो रेडियो। लेकिन किस तरंग का आवृत्ति सबसे कम, तो कौन जी? रेडियो। किस तरंग में ऊर्जा सबसे कम, रेडियो। मुझे विश्वास है कि आप इससे एक सटीक नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यार इससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग आते हैं, अब आप समझ गए किस तरंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा। तो देखो यार, गामा के बाद एक्सरे, तो इसमें यार एक्सरे। और किस तरंग की आवृत्ति सबसे कम का बात आएगा तो क्या कहोगे? रेडियो तरंग। अब समझ लिए, तो इससे यार 20 तरह से घुमाएगा तो तुम पकड़ेगा। प्यारे बच्चों, आज का जो चौथा प्रश्न है वह है मैत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों, यह स्थित है अंटार्कटिका में। ये स्थित है अंटार्कटिका में। देखिए, जो प्रीवियसली क्लास किए हैं तो मैंने यार आपको कुछ बताया था। क्या बताया था कि देखो ये हमारा अर्थ है, तो 0 डिग्री अक्षांश आपका विषुवत रेखा कर चुका हूँ। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और ये भी कर चुका हूँ कर्क रेखा कौन कौन राज्य से कैसे कैसे प्रवेश करता है। और ये भी हम लोग किए हुए हैं कि कर्क रेखा किस राज्य में ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा और राजस्थान में सबसे कम। और इधर यार आपका मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपका क्या? मकर रेखा।
बच्चों यहाँ देखो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग कहते हैं यार अंटार्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ऊपर वाला, इसे हम लोग कहते हैं यार आर्कटिक रेखा। हैं जी, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा। अब ये जो इलाका है ना, अंटार्कटिक रेखा के अंटार्कटिका वाला जो इलाका है जी, यहाँ पर यार सालों भर बर्फ जमा है, यहाँ पर किसी भी देश का यार पकड़ नहीं है। तो हर एक जो विकसित देश है उन्होंने अपना यार यहाँ पर अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर खोला हुआ है। तो भारत का यहाँ पर रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में, भारत का यार रिसर्च सेंटर देखो क्या क्या है। पहला नंबर पर है दक्षिण की गंगोत्री, दक्षिण की गंगोत्री, पहला नंबर पर बच्चों है दक्षिण की गंगोत्री। दूसरा नंबर पर जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है यार मैत्री। और प्यारे बच्चों तीसरा नंबर पर जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है भारती। तो याद रखेंगे कि अंटार्कटिका पर भारत के 3 रिसर्च सेंटर, दक्षिण की गंगोत्री, मैत्री और भारती। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि देखो यार ये विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण और इसके ऊपर क्या उत्तर, तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा। तो प्यारे बच्चों आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। मानव के पास वो अद्भुत क्षमता है कि वो ठान ले। सिकंदर देखो ठान लिया यार, तो यहाँ तक ब्यास नदी तक आया ना जी। अरुणिमा सिन्हा विकलांग महिला ठान ली कि माउंट एवरेस्ट का फतह करना है और माउंट एवरेस्ट को फतह कर ली। तो ठानना इंपॉर्टेंट है। आप पूरे आत्मबल मनोयोग से अपने लक्ष्य को साधिए, ठानिए और पूरा यार उसमें अपने आप को घुसा दीजिए। देखिए बिल्कुल आप सज्जल निर्जल और वर्दी के साथ चमकते हुए आप बाहर आएंगे, ये मेरा वादा है। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बच्चों प्रश्न है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। ये प्रश्न यार हिंदी से भी मिलता जुलता है और जीके से भी संबंधित है। देखो भाई ये जो कवि का जो काल आया उसको यार है ना 4 पार्ट में, मतलब कि जब एकदम कविता गुलजार हुई तो 4 पार्ट में इसको बांटा गया। पहला पार्ट को हम लोग आदि काल कहते हैं और आदि काल आपको यार 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक रहा। अब हम फट से तुलसीदास करके चल जाते तो काम नहीं ना होता। और काम ऐसा करोगे कोई फंसाना चाहे भी तो चलवा ना फंसे। फिर देखो यार भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का जो काल रहा वो भक्ति काल रहा। फिर देखो यार रीति काल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक आपको कौन काल कहलाया बच्चों? रीति काल। अब बात करते हैं आधुनिक काल का। तो आधुनिक काल में आपको 1850 ईस्वी से अब तक जो कवि और कविता का काल है उसे हम आधुनिक काल कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स पक्का बनाइएगा प्यारे भाई, क्योंकि जो मैं सोमवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तक जो क्लास जाएगा उसी क्लास को बेसिक लेकर शनिवार को आपका टेस्ट लेंगे। और आपका अगर टेस्ट सही चलता रहेगा,
समझिए कि आपका तैयारी भी सही डायरेक्शन में जा रहा है। बच्चों देखो, जो ये आदिकाल है, आदिकाल, और ईस्वी तो बता ही दिया हूं कि 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, तो ये जो आदिकाल है इसे हम लोग कहते हैं वीरगाथा काल। पूछ ले कि किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है, तो आप फट से कहिएगा कि आदिकाल को। अब आदिकाल में जो सबसे ज़्यादा चांस है, जो आपको पुस्तक और लेखक पूछा जाएगा, तो पुस्तक में पूछा जाएगा यार पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले थे चंदबरदाई, चंदबरदाई। तो पूछा जाएगा कि चंदबरदाई किस काल के कवि थे, तो फट से कहना भैया कि चंदबरदाई आदिकाल या वीरगाथा काल के कवि थे। अगला पुस्तक है आपको यार परमाल रासो। परमाल रासो। और देखो रासो उस समय का मतलब कि एकदम ट्रेंड चला हुआ था, तो जो पुस्तक के पीछे रासो लिखल रहे है ना जी, तो समझ जाना कि यार वो आदिकाल था। तो परमाल रासो और इसके रचयिता थे यार जगनिक। और आदिकाल में ही आपको अमीर खुसरो आए, और अमीर खुसरो का फेमस था यार कि खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां। भाई लिखने वाले कौन थे? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को बच्चों हम लोग कहते थे क्या? तो तोता ए हिंद, तोता ए हिंद। तो फिलहाल के लिए आदिकाल को आप क्या समझेंगे? वीरगाथा काल, पीरियड 1000 ईस्वी से 1350। लेखक जो सबसे ज़्यादा चांस है आने का पृथ्वीराज रासो, पुस्तक और रचयिता चंदबरदाई। उसके बाद परमाल रासो, जगनिक। और खुसरो की पहेलियाँ भैया लिखने वाले कौन? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। प्यारे बच्चों अब ये आदिकाल है। आदिकाल के बाद खुद जरा दिमाग में डालो, 1350 ईस्वी से 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक आपका कौन सा काल रहा? भक्ति काल। और भक्ति काल का बाबू, भक्ति काल का 2 पार्ट। पहला देखो निर्गुण। पूछ दे कि निर्गुण किस काल की कृति है? सुनते हो ना निर्गुण? तो निर्गुण। और भक्ति काल का दूसरा जो पार्ट था वो था यार सरगुण। देखो जब बात निर्गुण का करेंगे तो निर्गुण में भी आपका यार 2 पार्ट। एक आपका संत काव्य धारा, निर्गुण का पहला पाठ संत काव्य धारा। और इसके सबसे प्रसिद्ध कवि थे कबीर। पूछ ले कि कबीर किस काल के थे? भक्ति काल। दूसरा प्रश्न, कबीर भक्ति काल में कौन भाई पाठ से थे? तो निर्गुण। आगे जाके पूछे कि कबीर भक्ति काल में कौन? संत काव्य धारा, कि भाई सूफी काव्य धारा, कि कृष्ण धारा,
कि रामधारा, तो आप क्या कहिएगा कि संत काव्यधारा। और कबीर का पुस्तक, बहुत गर्मी है भाई, बच्चों गर्मी तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ठाने हैं हम कि भाई वादा किए हैं तो मंजिल पर पहुंचाएंगे। बस आपको भी भाई चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना है ताकि मोटिवेटेड रहें यार। अब हम इतना मेहनत करके पसीना बहा के आपके लिए बिल्कुल दम सटीक चीज़, पूरा बिहार पुलिस के सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद ही एक पैटर्न बनाया हूँ, और उस पैटर्न पर अगर आप रहिएगा तो एग्जाम तक बिल्कुल आप दुरुस्त हो जाइएगा। कबीर का पुस्तक बीजक शबद रामायणी, नोट करेंगे, कबीर का पुस्तक बीजक शबद रामायणी। और निर्गुण में जो दूसरा पार्ट था वो था यार सूफी, और सूफी में आपको लिखना याद रखना है, सूफी में आपको याद रखना है बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी को, मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी में आपको क्या याद रखना है, मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी का सबसे यार प्रसिद्ध पुस्तक कौन, पद्मावत। और बच्चों दूसरा पुस्तक आप लिख लीजिए आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। तो देखिए पहला क्या जाने, आदिकाल। भैया कब, 1000 ईस्वी से 1350। इसे कौन काल कहते हैं, वीरगाथा काल। इसमें सबसे ज़्यादा चांस किसका पूछने का है, पृथ्वीराज रासो। रचयिता कौन, चनबर दाई। आगे यार परमाल रासो। और इस समय यार अधिकतर जो पुस्तक था उसमें रासो था, परमाल रासो, खुमान रासो और भी रासो। बच्चों तो परमाल रासो कौन, जगनिक। और अमीर खुसरो किस काल में थे, तो वीरगाथा काल, आदिकाल में, है ना जी। और अमीर खुसरो का फेमस पुस्तक था खुसरो की पहेलियाँ। लेकिन जब हम लोग यार भक्ति काल में आए तो भक्ति काल को यार दो पार्ट में बांटें। भक्ति काल 1350 से 1650, भक्ति काल को दो पार्ट में बांटा गया, निर्गुण और सरगुण। निर्गुण में दो पार्ट, संत काव्यधारा, है ना जी, जिसमें यार कौन आए, कबीर। कबीर का बीजक शबद और रामायणी, कबीर का बीजक शबद और रामायणी। और प्यारे बच्चों सूफी में आपको याद रखना है, अब ऐसा तो यार हजारों लाखों पुस्तक उस समय का है, ये संभव नहीं है कि सब पुस्तक का जानकारी आपको दिया जा सके। लेकिन जो मोस्ट प्रॉब्ली फेमस चीज़ है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सूफी में मलिक मोहम्मद जायसी, और मलिक मोहम्मद जायसी का दो पुस्तक आपको याद रखना है, पद्मावत और आखिरी कलाम। अब भक्ति काल में निर्गुण तो हो गया, तो भक्ति काल में आपको क्या बचा, सरगुण। और भक्ति काल तो जान ही रहे हैं कि 1350 से 1650 ईस्वी तक। अब सरगुण में आपको यार दो तरह का कवि हुए, एक कृष्णधारा और दूसरा रामधारा। मतलब कि एक कृष्ण के ऊपर लिखने वाले और दूसरे राम के ऊपर लिखने वाले। कृष्ण के ऊपर लिखने वाले में पहला नंबर सूरदास। और बच्चों सूरदास का दो पुस्तक आपको दिमाग में रखना है, पहला सुरसागर और दूसरा साहित्य लहरी। दूसरा जो आपके यार कृष्णधारा में आए वो कौन, तो मीरा। दूसरा जो आपके आए
वो मीरा, और मीरा का पुस्तक था मीरा री मल्हार। मीरा का दूसरा पुस्तक गरबा गीत, गरबा गीत। और मीरा का जो तीसरा पुस्तक है वो है राम गोविंद। और प्यारे बच्चों, आपको भक्ति काल में कृष्णधारा में एक और कवि को याद रखना है जिसका नाम था रैदास। और रैदास का फेमस का था क्या था, दोहे। तो देखिए कितना यार, मीरा पिछला बार बिहार पुलिस में इससे करीब करीब हर एक सेट में मैं प्रश्न देखा। पूछेगा मीरा कौन काल में, तो भक्ति काल में। कहेगा भक्ति काल में सरगुण की निर्गुण, तो तुम कहेगा सरगुण। और सरगुण में पूछा जाएगा कृष्णधारा की रामधारा, तो आप क्या कहेंगे, कृष्णधारा। लेकिन प्यारे बच्चों, रामधारा जब भक्ति काल में, भक्ति काल के रामधारा में जब आएंगे, रामधारा में आएंगे, भक्ति काल के रामधारा में आएंगे, तो आपको यार ज़्यादा हेडक नहीं है। रामधारा में आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है तुलसीदास को, तुलसीदास। और बच्चों, तुलसीदास का यार पुस्तक सबसे ज़्यादा फेमस तो रामचरित्र मानस, वेरी गुड। दूसरा कवितावली, तीसरा दोहावली, चौथा विनय पत्रिका, चौथा विनय पत्रिका, चौथा विनय पत्रिका। तो बच्चों, एक काल से हम लोग क्या जाने, थोड़ा सा मन गहरा सांस लेना है और फिर से एक बार आइए। पहला मैंने आपको बताया आदिकाल, जिसे कहते हैं वीर गाथा काल। इसमें पृथ्वीराज रासो है ना जी, चनबरदाई याद रखना है। और पुस्तक था इसमें परमाल रासो और खुसरो की पहेलियाँ। प्यारे बच्चों, दूसरा काल भक्ति काल 1650 से लेके 1350 से 1850। भक्ति काल का 2 पार्ट, एक निर्गुण। निर्गुण में जब आएंगे तो भैया 2 गो, एक संत काव्यधारा, और संत काव्यधारा में आपको कौन आए, कबीर। दूसरा सूफी काव्यधारा, सूफी काव्यधारा में कौन आए आपको, मलिक मोहम्मद जायसी। और प्यारे बच्चों, निर्गुण के बाद जब सरगुण में आएंगे तो सरगुण का 2 पार्ट, कृष्णधारा और रामधारा। कृष्णधारा में कौन, तो सूरदास, मीराबाई, रैदास। और रामधारा में कौन, तुलसीदास। और तुलसीदास का पुस्तक मैंने क्या क्या बोला, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका। ऐसे और भी पुस्तक है तुलसीदास का, जैसे कि पार्वती मंगल, जानकी मंगल। और देखिए, मैं कोई अपने शौक से आपको इतना डीपली और ऐसे नहीं कर रहा हूँ बच्चे। 100% तैयार होना है, वादा है कि आपको वहाँ तक पहुँचाना है। तो यार ऐसा भाई कि सब प्रश्न में मार रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, नहीं, आपको मजबूत करना है ताकि यार एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ आप झंडा गाड़ सकें। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होगा। हमेशा देखिए, हमेशा आपको एक मिलेगा। बायोलॉजी का पिछला वाला में हमने टीका वाला डाला था कि चेचक का टीका, दुनिया का पहला टीका खोजा एडवर्ड जेनर। पोलियो जॉन सॉल्क, हैजा रॉबर्ट कोच, मलेरिया रोनाल्ड रॉस, रेबीज लुइस पास्चर और पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन आज है
जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग। तो देखो यार, चेचक, एड्स, पोलियो, ये तीनों आपको यार विषाणु से होने वाले रोग हैं। लेकिन यार टाइफाइड जो रोग है वो जीवाणु से होने वाला रोग है। तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे त्रिशूल टाइगर, आज कम से कम जीवाणु वाला जो है उसको आप नोट कर लें कि जीवाणु से कौन कौन सा रोग इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, पहला नंबर पर टीबी। अबे घर वाला टीबी नहीं, बीमारी टीबी, जिसको कहते हैं यार, इस टीबी को हम लोग यक्ष्मा भी कहते हैं, इसको यार तपेदिक भी कहते हैं, इसको यार क्षय रोग भी कहते हैं। और इसके लिए नवजात को टीका दिया जाता है यार, बीसीजी। तो टीबी किससे? जीवाणु। बात आज हम लोग कर रहे हैं यार जीवाणु वाला। टीबी के बाद टिटनस। भैया, अगर किसी को टिटनस हो जाए, उसका यार तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, मांसपेशी काम नहीं करता है और जबड़ा लॉक हो जाएगा, मुंह नहीं खुलेगा, दत्ती लग जाएगा। इसलिए टिटनस को हम लोग कहते हैं यार लॉक जा। जा मतलब कि जबड़ा, जो जबड़ा को लॉक कर दे। तो कहेगा लॉक जॉ किसे भाई? टिटनस। और टिटनस किससे हुआ? जीवाणु से मेरे बच्चों। उसके बाद टाइफाइड। प्यारे बच्चों, टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है। और आपको टाइफाइड है कि नहीं, इसके लिए अगर जांच करना है तो इसके लिए हम लोग जांच करते हैं यार बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट। बच्चों, निमोनिया, प्लेग, हैजा, आपको यार सिफिलिस, गुनेरिया, देखो भाई, सिफिलिस और गुनेरिया जीवाणु से होने वाले रोग हैं और ये प्रभावित करते हैं, सिफिलिस और गुनेरिया प्रभावित करता है जनन अंग को, जो हमारा जनन अंग है जिससे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो बच्चों, एक चीज़ जानिए कि जीवाणु से होने वाले रोग टीबी, टाइफाइड, टिटनस, हैजा, प्लेग, निमोनिया, गुनेरिया, सिफिलिस। भाई टाइफाइड के जांच को क्या कहते हैं? बिडाल टेस्ट। और किस बीमारी में जबड़ा लॉक हो जाएगा? तो टिटनस। और एक चीज़ और जाने कि ये जो जीवाणु है बच्चों, जीवाणु को खोजने वाला, जीवाणु को जो खोजा वो था यार ल्यूमेन हॉक। ल्यूमेन हॉक। ल्यूमेन हॉक। प्यारे बच्चों, आइए मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन बच्चा मेरा यार लास्ट क्लास तक पहुँचा है। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन तो होगा कल, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक सबसे भारी है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और तीनों बराबर, इसमें कौन बच्चा यार कमेंट करके बताता है। तो प्यारे बच्चों, मैं तो जग गया हूँ आपके लिए, ठान लिया हूँ। मुझे अब गर्मी नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि नहीं, जो पढ़ा रहा हूँ उससे मेरे पुराने विद्यार्थी, मेरे जो बच्चे छूटे हुए हैं, वो सब लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप जगिए, पढ़िए, कमर कसिए, एक दिन वर्दी आपका होगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।